कभी सोचा है कि एक गली का चाय वाला या कोई भी स्ट्रीट वेंडर जो कल तक सड़क पर ठेला लगा रहा था, वो रातों रात वायरल होता है और अगले ही दिन करोड़ों की फ्रेंचाइजी डील्स ऑफर करने लगता है। आखिर ये हो क्या रहा है? चलिए, आज इसी वायरल ट्रेंड की पूरी सच्चाई एकदम डिटेल में समझते हैं। तो सवाल यही है कि ये हो कैसे रहा है। मतलब एक स्ट्रीट फूड स्टॉल रातों रात एक मल्टी करोड़ बिजनेस में कैसे बदल जाता है? क्या ये सच में कोई कमाल का बिजनेस मॉडल है या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा धोखा छिपा है? आइए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर ऊपर से क्या दिख रहा है। हर तरफ वायरल चेहरे हैं और उनकी करोड़ों की फ्रेंचाइजी की बड़ी बड़ी बातें। देखिए, ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है। अब तो ये एक पूरा का पूरा ट्रेंड बन चुका है। इंटरनेट पर जो भी फेमस होता है वो अपनी शोहरत को भुनाने के लिए महंगे महंगे बिजनेस के मौके बेचने लगता है। डॉली चाय वाला से लेकर वड़ा पाव गर्ल तक हर वायरल चेहरा अपनी फ्रेंचाइजी बेच रहा है। और यहीं से ना खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। ये जो बात कही गई है, ये इन फ्रेंचाइजी डील्स के पीछे के स्कैम की तरफ साफ साफ इशारा करती है। मतलब आप पेपर साइन करते हैं, पेमेंट दे लेते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, आप बस अकेले रह जाते हैं। लेकिन इन वेंडर्स की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें पहले उन लोगों को समझना होगा जो इन्हें वायरल बनाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फूड व्लॉगर्स की। असली खेल की चाबी असल में उन्हीं के पास है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। आप देखिए, फाइनेंस, टेक या बिजनेस वाले क्रिएटर्स के मुकाबले फूड व्लॉगर्स की ब्रांड स्पॉन्सरशिप से कमाई ना के बराबर होती है। जरा सोचिए, एक फाइनेंस क्रिएटर लाखों का कोर्स बेच सकता है, पर एक फूड व्लॉगर ज्यादा से ज्यादा क्या बेचेगा? 100-200 रुपए का खाना बस। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ब्रांड्स फूड कंटेंट के लिए ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, तो फिर व्लॉगर्स को हर हाल में व्यूज के पीछे भागना पड़ता है। उनका करीब 80% रेवेन्यू ब्रांड डील से नहीं बल्कि यूट्यूब एडसेंस से आता है, जो पूरी तरह से व्यूज का खेल है। जितने ज्यादा व्यूज उतने ज्यादा पैसे। तो ऐसे में ना क्रिएटर्स के सामने दो रास्ते होते हैं। या तो भुवन बाम की तरह सालों साल मेहनत करके एक ब्रांड बनाओ, या फिर एल्गोरिथम को जो पसंद है वैसा अजीबोगरीब या क्रिंज कंटेंट बनाकर फटाफट व्यूज ले आओ। अब कम कमाई के दबाव में ज्यादातर फूड व्लॉगर्स को मजबूरी में दूसरा रास्ता ही चुनना पड़ता है। और ये जो व्यूज का खेल है ना, यही हमें इस प्रॉब्लम की अगली लेयर पर ले आता है कि कैसे वायरल होने से मिली अटेंशन को एक असली बिजनेस की डिमांड मान लिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है फ्रेंचाइजी का पूरा मायाजाल। यहां पर सबसे बड़ी और बुनियादी गलती होती है। लोग उस वायरल इंसान या उसके तमाशे को देखने के लिए भीड़ लगाते हैं, ना कि इसलिए कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सच तो यह है कि लोग चाय पीने नहीं जाते, वो डॉली चाय वाला का स्टाइल देखने जाते हैं। बस एक तमाशा। वड़ा पाव गर्ल का केस ये बात एकदम साफ कर देता है। जब तक उसकी अधिकारियों के साथ लड़ाई का ड्रामा चल रहा था, तब तक उसके ठेले पर भीड़ थी। लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस से आकर एक दुकान में बैठ गई और तमाशा खत्म हुआ, भीड़ भी गायब हो गई। तो ये शिकारी मॉडल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपसे 40-50 लाख की एक मोटी रकम ली जाती है। फिर उसका सिर्फ 20 से 30% एक बेसिक सी दुकान खोलने में लगा दिया जाता है। आपको जो स्टाफ मिलता है वो बिल्कुल अनट्रेंड होता है, जिससे खाने का टेस्ट कभी एक जैसा रहता ही नहीं। और सबसे जरूरी बात, पैसे मिलने के बाद कोई मार्केटिंग या ऑपरेशनल सपोर्ट नहीं दिया जाता। बस कहानी खत्म। अब ये समझने के लिए कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल कितना खोखला है, जरा इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ियों की हालत देखते हैं। अगर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स भारत में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इन नई नवेली फ्रेंचाइजी का तो कोई चांस ही नहीं बनता। जरा इस नंबर को देखिए। मैकडॉनल्ड्स का रेवेन्यू है 2,500 करोड़ रुपए। सुनने में तो लगता है कि अरे वाह, कंपनी कितना पैसा कमा रही है ना? लेकिन असली कहानी अगले आंकड़े में छिपी है। अब यहां असली झटका लगता है। 2,500 करोड़ के विशाल रेवेन्यू पर कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है? सिर्फ 12 करोड़ रुपए। ये तो आधा % का मार्जिन भी नहीं है। यही आंकड़ा भारत की फूड इंडस्ट्री की चौंकाने वाली हकीकत दिखाता है। और हां, ये सिर्फ मैकडॉनल्ड्स की कहानी नहीं है। चाहे डोमिनोज हो या KFC, भारत में हर बड़ा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऊंचे रेवेन्यू पर तो काम कर रहा है, लेकिन जब बात प्रॉफिट की आती है तो सबके हाथ खाली हैं। इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जो करोड़ों रुपए लगाकर इन ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी खरीदते हैं। उनका सालाना रिटर्न एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट से भी कम होता है। सोचिए, मैकडॉनल्ड्स का फ्रेंचाइजी मालिक अपने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट पर साल का 1% भी नहीं कमा पाता। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी समस्या की सबसे गहरी जड़ आखिर है क्या? जवाब है
एक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल, एक ऐसा सिस्टम जो हम ग्राहकों के बर्ताव से शुरू होता है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अपने जाल में फंसा लेता है। तो ये है वो पूरा का पूरा दुष्चक्र। देखिए, शुरुआत हमसे होती है, कस्टमर्स से। हमें चाहिए सबसे सस्ता खाना। अब इस डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं? वो क्वालिटी से समझौता करती हैं। और जब क्वालिटी गिरती है और दाम कम रहते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इससे क्या होता है? जो अच्छे ईमानदार बिजनेस हैं वो फेल हो जाते हैं। और जब मार्केट में ऐसी सिचुएशन हो तो यही सबसे परफेक्ट माहौल होता है डॉली चायवाला जैसे फ्रेंचाइजी स्कैम्स के लिए। ये तुलना सब कुछ साफ कर देती है। भारत में खाना सिर्फ सस्ता नहीं है, ये असामान्य रूप से सस्ता है। अगर अमेरिका में बाकी चीजें भारत से 3.5 गुना महंगी हैं, तो फिर मैकडॉनल्ड्स का बर्गर 7.5 गुना महंगा क्यों है? इसका एक ही मतलब हो सकता है, भारत में बर्गर की क्वालिटी के साथ बहुत बड़ा समझौता किया जा रहा है। तो ये समझौते असल में दिखते कैसे हैं? खैर, बड़ी बड़ी बर्गर चेन्स में नकली पनीर का इस्तेमाल होता है। लेस चिप्स से लेकर डेयरी मिल्क चॉकलेट तक में सेहतमंद तेल की जगह सस्ता पाम ऑयल डाला जाता है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि कीमत को कम से कम रखा जा सके। और ये एक लाइन इस पूरी मानसिकता को समेट देती है। जब पहली प्राथमिकता सिर्फ पेट भरना हो तो क्वालिटी और हेल्थ जैसे मुद्दे पीछे छूट ही जाते हैं। और यही सोच उस पूरे दुष्चक्र को और ताकत देती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब बाजार में ईमानदारी से प्रॉफिट कमाना लगभग नामुमकिन हो जाता है तो ये घोटालों के लिए एक आदर्श माहौल बना देता है। ये शिकारी फ्रेंचाइजी मॉडल इसीलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि एक असली टिकाऊ फूड बिजनेस चलाना अब बेहद मुश्किल हो गया है। तो हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसे बाजार में जो सिर्फ सबसे कम कीमत की मांग करता है, उस कम कीमत की असली लागत, चाहे वो सेहत के रूप में हो या हमारी मेहनत की कमाई के रूप में, आखिर चुकाता कौन है?